हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपना जीवन बढ़िया से मजे में जी रहे होंगे। और भैया कैसी बात कर रहे हो कि अपना जीवन मजे से, वो भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। जी हाँ बच्चों, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आज मैं आपसे उस फिजिक्स के लंबे लंबे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, किसी भी लॉ की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपसे उस टॉपिक की बात करने आया हूं जो कि हर घर के अंदर जब भी दो बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और आपस में चाय पे चर्चा करते हैं तो वो जिस चर्चा की बात करते हैं ना, उस चर्चा का टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। कि भैया पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, साइंस में क्या हुआ था, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को हम आज कवर करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप सभी को एक बेसिक सा नॉलेज तो हर फील्ड का होना ही चाहिए। क्योंकि ना इसके पीछे एक बड़ा शानदार वजह है। वो वजह यह है कि जब मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग के सेंटर से एक बच्चे से पूछा कि हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, तो उसने पता है क्या कहा। उसने ये कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सुन के मैं शॉक हो गया, बिकॉज हमारे एक छोटे क्लास 10 के बच्चे को ये तक नहीं पता कि हमारे देश का पीएम कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वो तो वही देखेगा ना सिर्फ कि जो न्यूज में दिखाया जाता है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारे देश की जो टॉप पोस्ट है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है, हमारे देश के आरबीआई गवर्नर कौन है। ऐसे बेसिक से नॉलेज हर चीज की आपको होना चाहिए। और आप इसके पढ़ने के पीछे ये मत सोचिए जरा सा भी कि मुझे इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में आने वाला है। आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको बढ़ती दुनिया के साथ कॉम्पीट करना है। आपको हर चीज का एक बेसिक सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। ये लेक्चर उन सबके लिए भी काम का होने वाला है जो सब अपने 12th पास करने के बाद कुछ प्लान कर रहे हैं कि डिफेंस का एग्जाम देने वाले हैं, बैंकिंग एग्जाम देने वाले हैं। बिकॉज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक चीज तो कंफर्म आती ही आती है, वो है आपका जीके। तो अगर आप चाहते हो अपने जीके को बढ़िया से करना, स्ट्रांग करना, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। एक बात और, वो बात यह है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जिसको पहले से जीके में इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि भैया हाँ मुझे आता है नॉलेज बहुत सारा, तो उसके लिए स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स बहुत बोर होने वाले हैं। बिकॉज मेरा फोकस उन सब बच्चों पर भी रहेगा जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ने आए हैं जीके। तो प्लीज थोड़ा वेट करिए आप, बट आई एम डैम श्योर कि कुछ मिनट्स के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हम आज किस लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। बट एक लाइन मुझे आपसे याद आ रही है बोलने की, वो लाइन ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर यू ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान का ब्रह्मास्त्र, जिसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दैट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए मैंने आपसे पहले ही कही थी एक बात कि हमारे आज के पूरे सेशन का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि सवाल आया, जवाब दिया, आगे बढ़ गए। ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हमारा उद्देश्य तो बेटा ये होने वाला है कि हम हर सवाल को अच्छे से जाने, एक सवाल के आंसर से कितना कुछ हम निकाल सकते हैं वो देखने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए तो इस सवाल के अंदर जो पहला वर्ड दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जिसको पता है क्वेश्चन क्या होता है वेरी गुड, बट नहीं तो देखते रहेगी। देखिए पहली बात तो बेटा ये संविधान एक आपकी एक बुक है, जिस बुक के अंदर किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, सारे नियम कानून लिखे रहते हैं। उस बुक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चीज से एक वर्ड और बनता है आपका, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अभी फिलहाल तो ये कंडीशन है कि पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर ये जो डेमोक्रेसी आ चुकी है, ये कंसेप्ट आ चुका है। बट एक टाइम ऐसा भी था, जब 1940s की बात करें आपसे, जब 1800 की बात करें आपसे मैं, तो उस टाइम पे ये था कि यूरोप के अंदर, फ्रेंच के अंदर, हर कंट्री के अंदर आपका सिस्टम था मोनार्की वाला। मोनार्की मतलब होता है कि जहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा। एक सिस्टम और होता है आपका, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब बेटा ये होता है कि जहां पर सिंगल इंसान पूरे देश पे राज करता है। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है मुझे, वो है आपका अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर क्या है, कौन है, आपके व्यूज क्या हैं, ये जानना है मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, अगर नहीं तो डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमारी हिटलर के बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब जान चुके होंगे अच्छे से आप। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम इन विच पीपल्स के पास अधिकार होते हैं वोट देने के। वोट देंगे, लीडर चुनेंगे, वो हम पे राज करेगा। दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश के अंदर यही चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत देश इस पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है, डेमोक्रेसी है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कोई पूछे आपसे ओल्डेस्ट किसकी है, सबसे पुरानी किसकी है, तो बोलोगे आप अमेरिका की।
इतना ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो आपने कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इतना ठीक है। बट कुछ बात काम की ये भी है आपके लिए कि संविधान आपका 1947 में क्या हालत थी और आपके 2023 के अंदर क्या हालत है आपकी। कुछ चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं। वो चेंज ये हुई हैं कि 47 के अंदर जो लैंग्वेज थी हमारे पास वो थी आपकी 14, ठीक है। बट अभी जो लैंग्वेज है वो हो गई आपके पास 22 लैंग्वेज। देखिए जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं ना आपसे, तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि लैंग्वेज का मतलब ये है कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है। ये मिथ, ये आपका एक है ना अंधविश्वास सिर्फ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इंडिया के पास किसी भी नेशनल लैंग्वेज का अधिकार नहीं है। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। समझिए क्या बोल रहा हूं मैं? तो प्लीज ये बात बोलना छोड़ दीजिए आप कि हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। क्योंकि अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होती ना बेटा, तो वही काम होता जो बेल्जियम में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जहां पर लैंग्वेज की वजह से आपस में लड़ाई हुई, लंबी सी वॉर हुई और वॉर की वजह से पूरा देश तबाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे हालात देश के अंदर ना बने हमारे। दैट्स व्हाई इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स ओनली अ 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद भैया आर्टिकल्स की बात करें जरा। भैया आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? 395 थे। अभी कितने भैया आर्टिकल? अभी जो हो चुके हैं आपके 444 प्लस। मैंने प्लस से लगाया बेटा क्योंकि आर्टिकल की ना जो संख्या होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी बढ़ जाएंगे कभी कम हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने लगाया वहां पर प्लस। चलिए आगे चलते हैं आपके। और क्या खास बात है भैया यहाँ पर? खास बात ये है यहाँ पर कि शेड्यूल्स होते हैं कुछ। शेड्यूल्स आपके टोटल 8 थे पहले, अब जो हो गए शेड्यूल्स हमारे पास वो हो चुके हैं आपके 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, अब 12 कैसे हो गए? देखिए इतना डीप में मत जाइए फिलहाल काम का ये है आपके लिए कि सन 1991 ये साल वो था जिस साल के अंदर को लगा कि अगर हमको हमारे देश को डेवलप करना है तो डेफिनेटली हमको हमारे देश के हर छोटे छोटे कोने तक जाना पड़ेगा। मैं छोटे कोने की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे पंचायत की, म्युनिसिपैलिटी की, गांव की बात कर रहा हूं आपसे मैं। इस साल के अंदर हम पहली बार हमारे देश के अंदर एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट लेके आए थे, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमने हमारे विलेजेस को, गांव को एक सिस्टम दिया, दैट इज कॉल्ड पंचायत क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। वो सारा सिस्टम आपका 11वां और 12वें शेड्यूल में लिखा है अच्छे से। इतना ठीक है, तो ये आपकी सारी जो हालत है उस टाइम सब कुछ थी। अभी ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं किसके बारे में, संविधान के बारे में। देखिए तो ये वो साल था, अरे यार कोई बात नहीं, ये लिए, तो ये वो साल था आपका जिस साल के अंदर 15 अगस्त ठीक 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से। इतना ठीक, ये सबको पता होगा आई थिंक। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि 14 अगस्त को हमारे बड़े प्यारे से मित्र, उसका भी क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, नाम है उसका पाकिस्तान। ठीक है, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा होगा, बट अपने मन की कल्पनाओं को जरा शांत रखिए। ठीक है, चलिए हाँ, तो 15 अगस्त को हमारा आता है, 14 को पाकिस्तान का आता है। तो सवाल मेरा छोटा सा ये है बस आपसे कि यार 14 और 15 मतलब 14 और 15 दिन दोनों अलग हो गए आपके, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि हम जब आजाद हुए किससे हुए हैं? हम पाकिस्तान से अलग हुए हैं, आजाद हम अंग्रेज से हुए हैं एक दिन। वो सारा काम किस दिन हुए होंगे? सारे काम आपकी सिंगल डे पे हुए होंगे। तो सिंगल डे के होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ भैया कि 14 अगस्त पाकिस्तान का है, 15 अगस्त इंडिया का है? ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट में आप देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया इस टाइम से लेकर आपका इस टाइम तक 26 जनवरी 1950 का सफर जो हमने तय किया है, ये सफर हमने तय ऐसा किया है कि इस पूरे सफर के अंदर हमने हमारे देश का एक ढांचा तैयार करा। ढांचे का मतलब बेटा ये है सिर्फ कि ढांचा मतलब हमने देश का हमारा संविधान बनाया। तो भैया इतना क्या टाइम लग गया संविधान बनाने में? छोटी सी बात है, एक बुक तो लिखनी थी, लिख दी बुक अपने हिसाब से। बेटा ये बुक आपके देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है कि आपका देश किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को लिखने के लिए हमारे देश के लीडर्स ने जो समय लिया है, पता कितना लिया है? वो समय लिया है, अरे यार दिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। वो जो समय लिया है वो लिया है बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने टाइम के अंदर हमारे देश ने हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बनाया है? संविधान बनाया है। अब वो कैसे बनाया? वो ऐसे बनाया कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उस टाइम के 2 मिनट सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर या हेड रह चुके थे, उन्होंने पूरे डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करा एंड वहां जाके उनके संविधान को उठाया एंड रीड करा एंड देखा कि क्या संविधान के अंदर कोई अच्छी बातें हैं जो हमारे काम आती है। जी हाँ, है अच्छी बातें, उठाई वहां से यहाँ ले आए। वो जो खराब था वो छोड़ के वहीं आ गए वापस से। तो ऐसा उन्होंने बहुत कंट्रीज में विजिट करा एंड आफ्टर फाइनली बनाया क्या संविधान आपका। उन्होंने टोटल 10 कंट्री से क्या लिया है? हमारे संविधान के बहुत सारे पार्ट्स रखे हैं। इतना ठीक है, 10 कंट्री और एक वो चीज जो हम अभी इसके बाद देखने वाले हैं, नाम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक, एक बात और बेटा, आज के सेशन के अंदर आपको मैं बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूं, तो प्लीज अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि इतना कंटेंट एक बार में स्टोर दिमाग में नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा मैं रफ करता हूं, हम आते हैं हमारे सवाल के ऊपर। सवाल ये पूछा है मुझसे कि भैया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमने इन चारों में से क्या लिया है, इन चारों से हमने कहां से लिया है, मतलब तो बेटा इसका आंसर आएगा ऑफिस ऑफ गवर्नर। मतलब गवर्नर की जो पोस्ट है वो हमने कहां से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925 से ले रखी है। कैसे भैया, देखिए बेटा सच्चाई तो ये है कि 80% संविधान जो हमने लिया है वो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। रिमेनिंग 20% जो हमने लिया है वो लिया है हमने 10 कंट्रीज से। ठीक है, सच्चाई तो बेटा यही है। ठीक है, अब जो भी है यही है, यही सच्चाई है हमारे पास। ठीक है, तो बात ये आती है भैया जो बच्चा कुछ आंसर है ये क्या है, कंट्री लिस्ट, इनकी बात करते हैं, आइए जरा इनकी बात करते हैं। देखिए तो ये जो हमने लिया है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अरे वही हमारा पड़ोसी मुल्क बड़ा फेमस है। ठीक है, इमरजेंसी पोजीशन कहां से लिया है, ये हमने लिया है जर्मनी से। ठीक, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है बेटा, वो होती है कैनबरा, कैनबरा। ठीक, राजधानी ऑफ जर्मनी दैट इज कॉल्ड बर्लिन। ठीक, ब्रिटेन की राजधानी, अरे यही तो ब्रिटेन है जहां के पीएम हमारे भारतीय मुल्क के हैं, ऋषि सुनक। ठीक है, इसकी राजधानी तो बहुत फेमस है, प्यार करने का देश लंदन। ठीक है, चलिए इतना ठीक, आगे चलते हैं। और भैया और क्या खास बात है इसके अंदर, बेटा खास बात में और ये सबने कॉपी कर लिया, मैं पहले बता रहा हूं, मैं रफ करूंगा देन आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहो तो कॉपी कर लीजिए एक बार आप। चलिए भैया आंसर का ये हो चुका मुझे पता है, इसमें और क्या नई बात है, नई बात बेटा ये है इसमें। आइए बात करते हैं पहले 1 by 1 इसकी बात करते हैं पहले। तो कंकरेंट लिस्ट को समझने से पहले आपके लिए जरूरी चीज ये समझना कि भैया लिस्ट क्या होती है। देखिए बात ऐसी है बेटा कि इंडिया के अंदर सिस्टम फॉलो होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर हमने हमारी पावर को बांट रखा है मेनली 3 पार्ट्स के अंदर। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा 1991 के अंदर जो हम लेके आए थे दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इतना ठीक, इसके अंदर जो हमारे मुखिया हैं वो 2 लोग रहते हैं, मेनली पीएम और प्रेसिडेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने बोला है मेनली, ऐसा नहीं दोनों चलाते हैं देश पूरा एक बार में। इनके अंदर हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे जो कौन है डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, देश चलाने के लिए स्टेट्स में 2 जरूरी होते हैं, कौन, एक होता है सीएम और एक होते हैं आपके गवर्नर। हर स्टेट्स में क्या चीज होती है, दोनों होते हैं आपके। एमपी का गवर्नर कौन है ये मुझे आप बताएंगे, और एमपी का सीएम कौन है ये आपको मैं बताऊंगा। नाम, अरे हमारे प्यारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ये सिस्टम फॉलो होता है आपका। अब ना सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर काम करने के लिए हमने कुछ बनाई है लिस्ट, वो लिस्ट की बात कर रहे हैं आपसे हम। देखिए तो ये लिस्ट की बात करते हैं, तो ना जो लिस्ट है आपकी वो ऐसी होती है कि लिस्ट टोटल होती है आपकी, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारे सवाल का जवाब है। चलिए आगे ये, तो इस लिस्ट के अंदर हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 98, इसमें कितने हैं 62, इसमें कितने हैं 27। ये सारे सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, इनकी नंबर्स पे प्लीज मत जाइएगा आप, ये चेंज हो सकते हैं। भैया सब्जेक्ट की बात क्या है, सब्जेक्ट का मतलब बेटा ये होता है कि सारे के सारे काम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल पूरे देश का डिफेंस की अगर बात करोगे आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करोगे आप, ये कौन बनाएगा, इस पे सारे रूल्स नियम कानून कौन बनाएगा, ये बनाएगा हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन बनाएगा। इतना ठीक है। अगर स्टेट में कुछ चेंजेस करने हैं आपको, कौन बनाएगा, किसी स्टेट का जो स्टेट लिस्ट है वो बनाएगा। इतना ठीक है। अगर कोई ऐसा काम आ गया जो दोनों में आता है तो क्या होगा भैया, तो फिर ये होगा उस काम के ऊपर डिसीजन सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लेंगे। बट मान लो भैया कि स्टेट के मामा जी हमारे और हमारे सेंटर के मोदी जी की आपस में बहस हो गई है कि नहीं भैया तू गलत बोल रहा है, ये काम होना चाहिए ऐसे, तो क्या होगा, तो बात ऐसी होगी कि सेंटर का कॉल आखिरी होगा। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे, हम देंगे प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इतना ठीक। तो इस लिस्ट की बात करते हैं आपसे। चलिए आई होप इतना ठीक होगा। हमने यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन अच्छे से देख लिया है, हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के ऊपर। नाम है इसका इमरजेंसी। ये इमरजेंसी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो इमरजेंसी होती है वो कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो पहली होती है भैया राष्ट्रीय इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, एंड लास्ट होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल नंबर 392 के अंदर आती है, सॉरी 52 के अंदर आती है, ये 356 के अंदर आती है और ये आपकी 360 के अंदर आती है। प्लीज ये मत पूछना मुझसे क्या लिख दिया भैया आपने, ये सारे लिखे हैं आपके आर्टिकल्स,
पता है ना आर्टिकल्स हम देख के आए थे आगे चल के, अभी हर आर्टिकल में कुछ नई बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, आर्टिकल्स की जब बात हो रही है, याद आ गया मुझे, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके इमरजेंसी लगने के बाद भी क्या होते हैं, नल एंड वॉइड नहीं होते। अरे मतलब कभी उनको हम फॉलो करना है हमेशा आपको, ऐसा नहीं है कि अगर लगी इमरजेंसी देश पूरा बंद हो गया है आपका तो क्या वो फॉलो नहीं होंगे? जी हाँ, वो फॉलो होंगे। देश में भले आग लग जाए, लेकिन वो 2 आर्टिकल कौन से हैं ऐसे जो फॉलो होंगे, मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलिए इनकी बात करते हैं पहले, ठीक। तो देखिए बेटा, हमारे देश के अंदर जो लगी इमरजेंसी अभी तक नेशनल वाली, वो लगी 3 बार। फर्स्ट टाइम लगी 1962 के अंदर, जब हमारे देश के अंदर इंडो चाइना वॉर चल रही थी, ठीक है। ये टाइम वो था आपका जिस टाइम पे हमारी वॉर चल रही थी और पूरे वॉर के चक्कर में उन्होंने पूरा देश बंद कर दिया, मतलब हमारे देश के अंदर लगी क्या, नेशनल इमरजेंसी लग गई थी, इतना ठीक है। सेकेंड टाइम वो था आपका 1971, जब हमारी वॉर चल रही थी इंडो पाकिस्तान से। ये वही साल है बेटा जिस साल के अंदर हमने पाकिस्तान को हराया था, और हराने के बाद हमने ईस्ट पाकिस्तान का नाम का एक शहर या फिर एक जगह हमने बांग्लादेश कंट्री के रूप में बना के इस कंट्री को गिफ्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट 1975 के अंदर, ये वो साल था बेटा जिस साल एक बात बोली गई थी कि भैया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, अब ये क्या चीज है भैया? अरे देखो यार, कुछ नहीं है ना, किसी देश के अंदर के माहौल ठीक नहीं है, इस माहौल का मतलब इस माहौल को नाम देके उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया इस साल हमने पूरे देश को पूरा बंद कर दिया। अब देखिए ना, ये तो बात वो है जो लोग जानते हैं, ठीक है। अंदर की बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ कुछ ऐसा मानते हैं लोगों ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये साल के अंदर हमारी जो पीएम थी वो थी डॉक्टर इंदिरा गांधी, इतना ठीक है। और इस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली, ये थे हमारे। अब फखरुद्दीन अली और इंदिरा गांधी बड़े अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब बात उस टाइम पे ये हुई थी कि भैया इंदिरा गांधी सरकार जो कांग्रेस थी उस टाइम पे गिरने वाली थी, तो ऐसा क्या करें कि भैया सरकार बचा लें अपने हिसाब से। तो किसी महापुरुष ने उसको ज्ञान दिया कि काम करिए, आप देश में लगा दो इमरजेंसी। जब देश में इमरजेंसी लग जाएगी, सरकार गिर नहीं पाएगी। सरकार नहीं गिरेगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, जो इलेक्शन नहीं होंगे तो आपकी सरकार बच जाएगी, इतना ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी गई किसके पास? डॉक्टर फखरुद्दीन अली के पास। उन्होंने बोला एक काम करिए, आप लगाइए इमरजेंसी देश के अंदर। उन्होंने बिल पास कर दिया, साइन कर दिया और देश को 2 साल के लिए पूरा बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि देश आपके पूरे देश में क्या लग गया, इमरजेंसी लग गई। किसके प्रॉफिट के लिए? इनके प्रॉफिट के लिए। तो ठीक है बेटा, इसलिए हमने उस साल के बाद से देश के अंदर इस टाइप का जो एक शब्द है वो निकाल दिया। हमने ये बोला कि अब इसके बाद से अगर देश में लगानी इमरजेंसी आपको, तो आपको एक तरह बोलते हैं एक पुख्ता सबूत देना पड़ेगा कि हाँ ये रीजन है आपका, इतना ठीक है। और यही कारण है बेटा कि इस टाइम के बाद से आज तक हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी थी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया फिर वो क्या था जो 2 साल पहले आया था कोरोना के अंदर, दैट इज कॉल्ड लॉकडाउन। बेटा वो लॉकडाउन था, वो इमरजेंसी नहीं थी। इमरजेंसी का मतलब होता है आर्मी सड़कों पे आती है, पूरा कर्फ्यू का माहौल होता है, नेट बंद होता है आपका, दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी। बट वो इज ओनली लॉकडाउन बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, तो वो उसमें मत काउंट करिए आप, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है? स्टेट इमरजेंसी। देखिए अभी तक है ना पूरे हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर ये लगी है बहुत बार, इसकी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 200 प्लस बार लग चुकी है, ये कोई गिनती नहीं, बहुत लग चुकी है। इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि अभी तक सबसे ज्यादा जो लगी है वो लगी है मणिपुर के अंदर, ठीक है। कितनी बार लगी है? वो 9 बार लगी है हाईएस्ट। ये वही मणिपुर है जहां पर अभी के टाइम पे बेटा हालत बहुत खराब चल रहे हैं। हमारे ओलंपिक्स वाले मेडल वाले इंसान, सारे हमारे स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स सड़कों पे आ चुके हैं, बहुत बुरी हालत चल रही है। और पॉसिबिलिटी ये भी है अगर वहां का माहौल शांत नहीं हुआ तो मणिपुर के अंदर अभी भी आपकी इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। इसके नाम से और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, ठीक। 2 गया। थर्ड क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर किसी देश के अंदर खाने पीने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, देश को चलाने के लिए अगर राशन पानी खत्म हो जाए, अरे मतलब फंड खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक इतना। बट बात ये भी आती है भैया क्या लगी है? बेटा अच्छी बात हमारे लिए ये है कि आज तक हमारे देश में ऐसे हालात नहीं आए कि इसको लगाना पड़े, लेकिन एक टाइम था जब ऐसे हालात आ गए थे, इसको हम लगाते डेफिनेटली। बट एक महापुरुष जी आए, उनने हमको बचा लिया। जैसे कौन थे वो महापुरुष? देखिए वो बेटा महापुरुष थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, ये वही है ना जो पगड़ी वाले इंसान थे? जी हाँ सर, ये वही इंसान है जो आपके देश के पीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो बात है 1992 की,
इस साल एक कंसेप्ट लेके आए थे, ये एलपीजी पॉलिसी। क्या लेके आए थे? एलपीजी पॉलिसी। इस एलपीजी पॉलिसी के तहत बाहर की देश की कोई सी भी कंपनी हमारे देश के अंदर आके अपना व्यापार, अपना ट्रेड अच्छे से काम कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। बट एक शर्त ये रहेगी कि आपको सारे मजदूर, सारे वर्कर हमारे देश के यूज करना पड़ेंगे। इस टाइप से अंदर इसकी बहुत बड़ी पॉलिसी अपने आप में है। अभी पूरा समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इन शॉर्ट बात यही है बस कि मनमोहन सिंह उस टाइम के हमारे वित्त मंत्री थे और उस टाइम पे एक पॉलिसी लेके एलपीजी पॉलिसी, जिसके तहत हमारे देश फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से बच गया। इतना ठीक है? तो आई होप इतना ठीक होगा आपको। ठीक है, चाहो तो कॉपी कर लीजिए। ठीक, फिर मैं एंड करता हूँ। चलिए, अच्छा पता है आपको ना, बहुत से बच्चे जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं, पहले वो देते हैं अटेम्प्ट, फिर वो काम करते हैं अपना। ठीक है, तो बेटा उनके लिए सीख है। वो सीख ये है बेटा कि मेरे सर थे, पता क्या बोलते थे वो, कि दुनिया में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। नंबर फर्स्ट वो ये होते हैं, पहले होते हैं मूर्ख लोग। मूर्ख लोग का मतलब ये होता है कि जो लोग गलती करते हैं देन सीखते हैं। ठीक है, फिर गलती करी फिर सीखे, फिर गलती करी फिर सीखे, मतलब गलती करते जाते हैं और सीखते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड मूर्ख लोग। ठीक है, मतलब अपनी पहली गलती से सीख नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्ख। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 वो ये होते हैं जिसको हम बोलते हैं समझदार। समझदार का मतलब ये होता है कि वो जितनी गलती करेंगे, सीख लिया, गलती करी, कोई बात, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। दूसरी गलती सीख लिया, गलती करी, नहीं करेंगे उस टाइम पे। मतलब सारे काम करते हैं एज ए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। इतना ठीक है। और नंबर 3 वो लोग होते हैं अक्लमंद। उसका मतलब ये होता है कि भैया सामने वाला गलती कर रहा है, उसको देख के आप सीख जाओ यार। ठीक है, कि मुझे ये गलती दुनिया में फ्यूचर में कभी नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड अक्लमंद। तो आपको बनना है नंबर 3 कैटेगरी का, दैट इज कॉल्ड अक्लमंद, ना कि नंबर 1 मूर्ख, नंबर 2 समझदार। आपको बनना है नंबर 3 अक्लमंद। ठीक, चलिए, बहुत होगी ज्ञान की बात है भैया। लास्ट बच गया आपका ब्रिटेन से जो लिया हमने, क्या नाम है इसका? रूल ऑफ लॉ। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही है कि सबसे सुप्रीम क्या है? कानून, लॉ। ठीक है भैया, सबसे ऊपर क्या है? लॉ आएगा आपका। अरे चीफ जस्टिस का बेटा हो, ठीक, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या फिर आप खुद हो या फिर मैं हूं, हम सब लॉ के सामने क्या है? बराबर है। ये बोलता है आपका रूल ऑफ लॉ। बट अंदर की बात क्या है भैया, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, चलिए, वो उस पर कमेंट नहीं करेंगे, वो हमारे पर्सनल बातों में चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हम बढ़ते हैं यहां से आगे। अच्छा, इसका आंसर पता नहीं क्या है आपको? ऑफिस ऑफ गवर्नर इसका आंसर है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हम। Which of the following is the closest layer to the earth surface in which all the weather occur? से कौन से लेयर है आपकी सरफेस की, अर्थ की सबसे पास में है, जहां पर सारे के सारे वेदर, एटमॉस्फेयर व्यतीत करता है? ठीक है, चलिए इनकी तरह बात करते हैं। देखिए, आंसर से मतलब नहीं, आंसर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ये आंसर आ गया, आंसर गया भाड़ में, हटाओ, इधर आइए पहले तो। चलिए, तो पहला जो लेयर है आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक, सेकंड जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, थर्ड जो है आपका मिजोस्फेयर, उसके बाद जो है आपका थर्मोस्फेयर, लास्ट जो है आपका दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। इतना ठीक। बेटा ये लेयर की जो रेंज है वो होती है 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। ये होती है आपकी 12 किलोमीटर तक। इसकी जो रेंज है वो होती है बेटा 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इसकी जो रेंज है वो होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। इसकी होती है 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक। और इसकी रेंज होती है बेटा 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। जी हाँ, ये सच है आपका। ठीक है, तो जो कि फर्स्ट लेयर है बेटा, ठीक है, फर्स्ट लेयर में आपकी सारी जो चीज़ होती है, सारे आपके वेदर्स आते हैं यहाँ पर। मतलब मॉनसून आता है, एटमॉस्फेयर आएगा, बादल आएगा, मतलब पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यहां पर रहती है। पता नहीं क्या होती है ये? एक हाइड्रोस्फेयर पानी वाला, दूसरा लिथोस्फेयर लैंड वाला, और अगला वाला एटमॉस्फेयर हवा वाला। इतना ठीक है, कंबाइनली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब पूरी की पूरी प्रजाति जो जीवित है, लिविंग थिंग्स, कहां रहती है? ट्रोपोस्फेयर में रहती है। अबे आप भी यहीं पर रहते हो ऐसा मत देखो। ठीक है, चलिए स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। बेटा ये वही स्ट्रेटोस्फेयर है जिसके अंदर एक ओजोन नामक चीज मिलती है। ठीक है, जो बनाती है नई लेयर, उसका नाम होता है ओजोनोस्फेयर। ये वही ओजोनोस्फेयर है जो आप बचपन में पढ़ते होंगे बचपन में कि भैया ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। उस लेयर में अगर छेद हो गया आपका तो ओजोन लेयर क्या होगी? डिप्लीट हो गई, जिसकी वजह से आपके देश के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं मेसोस्फेयर की। यहां होती है एक इंपॉर्टेंट लेयर आयोनोस्फेयर। ठीक है, जहां पर आपके सारे क्लाउड्स, सारे एयरक्राफ्ट मिलते हैं आपको इसकी फॉर्म में।
अभी ठीक है। एयरक्राफ्ट, क्लाउड सारे क्या होते हैं, मिजोस्फेयर के अंदर होते हैं आपके। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, ये आपकी पांचों लेयर में सबसे ज्यादा गर्म होती है, सबसे ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस करती है, कौन सी करती है, वो थर्मोस्फेयर करती है, ठीक है। एंड लास्ट जो होती है आपकी एग्जॉस्फेयर, जहां पर हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं, स्पेसशिप्स घूमते रहते हैं। अरे याद है जहां से जादू आया था, कोई मिल गया पिक्चर में, ये वही स्पेसशिप है, ठीक। तो हमारा जो आंसर है क्या है, वो ट्रोपोस्फेयर। इतना ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात मुझे पूछनी थी आपसे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोलते हैं, ये मुझे आप बताएंगे आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल के ऊपर। टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रॉट देयर ओन मेमोरीज, दे वर, ओके हिस्ट्री का सवाल है तो मजा आया करने में। चलिए इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऐसी कथा, ऐसी कहानी जो खुद की हो और आपने खुद ने लिखी हो, उसको बोलते हैं आत्मकथा, या उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अभी ठीक है इतना। चलिए अब जरा बात करते हैं इनके बारे में। देखिए यार बेटा, मुझे लगता है ऐसा कि ना बहुत से बच्चे ऐसे डाउट्स में रहते हैं कि भैया ये मुगल एम्पायर जो है ना आपका, बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह सब क्या होते हैं, ये कब आए थे, कैसे गए थे, लास्ट कौन था, पहला कौन था, क्या काम हुआ, इतना कुछ अगर आपको जानना है तो इन डिटेल जाना पड़ेगा। तो अभी हम इन सब लीडर्स का इन शॉर्ट में देख रहे हैं बस अपन कि क्या होती है चीज सारी। चलिए देखिए, तो मैंने कहा आपसे इसका जो आंसर है वो सिर्फ यही है बेटा, बाबर और जहांगीर। पूरे मुगल एम्पायर के अंदर दो ऐसे लीडर थे, दो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने खुद की क्या लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, बाकी सब ने किसी और से लिखवाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए ना, आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये बताना चाहिए आपको 21 अप्रैल, ठीक 1526। अगर आपको ये साल, ये ईयर याद नहीं है तो आप इतिहास के पन्नों के बारे में कुछ नहीं जानते। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा ये वही साल है जिस साल द ग्रेट बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक इस साल में हुई थी, ठीक है। इसमें और खास बात क्या भैया, इसमें खास बात ये है कि बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी बैटल ये, ठीक है। और इस बैटल के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और डिफीट कर दिया मान लो, और जैसे डिफीट करा उन्होंने एक नया साम्राज्य स्टैब्लिश करा, दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। और यहां से पूरी कहानी बदल गई। मतलब 1526 आपका 21 अप्रैल वो साल था आपका जिस साल के बाद से लोधी डायनेस्टी पूरी खत्म हो गई एंड नया एम्पायर आ गया, दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर, नया साम्राज्य आ चुका है आपका। और इसके बाद से सारे वंशज इसके, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सब वो आने वाले हैं, इतना ठीक है। और इसमें खास बात क्या भैया, इसकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जो उसका नाम तुर्किश ए बाबरी है। क्या नाम है, तुर्किश ई बाबरी। अच्छा इसको और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा आसान लैंग्वेज में बाबरनामा। क्या बोलते हैं, बाबरनामा। अब काम की बात यह है आपके लिए, तुर्किश ए बाबरी की जो लैंग्वेज है वो है तुर्किश लैंग्वेज में। किसमें लिखी है, तुर्किश लैंग्वेज में। इसको कन्वर्ट करा है पर्शियन लैंग्वेज में। किसने करा है, वो करा है बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। अब ये महापुरुष कौन थे, देखिए बेटा इस महापुरुष की एंट्री बाद में होने वाली है, क्योंकि आगे चल के अकबर देखेंगे अपन। अकबर के अंदर नवरत्न होते हैं, उन नवरत्नों में से एक जो महान नवरत्न है वो कौन है, अब्दुल रहीम खाना, जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने ट्रांसलेट करी है बाबरनामा को, किसमें, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। इतना ठीक है भाई। इसमें और खास बात क्या है बेटा, इसमें और खास बात यह है कि यही वो इंसान है पूरे इतिहास के पन्नों का इकलौता सा इंसान जिसकी कब्र दो जगह है। भैया क्या बोल रहे हो आप, कैसी मजाक मस्ती कर रहे हो यार। जी हाँ बेटा सच्चाई है ये, बाबर वही इंसान है जिसकी कब्र दो जगह है। अब कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया, गाड़ दिया यहाँ पर फिर वहां गाड़ दिया क्या। जी हाँ सच्चाई है। देखिए अकबर को जब ये मर गया अकबर, ठीक है, तो इनको गाड़ा गया था आगरा के अंदर। आगरा में एक जगह है आपकी, आगरा में जगह है आपकी एक आलमगढ़। क्या नाम है, आलमगढ़। इनको वहां गाड़ा गया था, इतना ठीक है। बट इनके फेमस, इनकी सबसे फेवरेट प्लेस जो थी वो थी अफगानिस्तान के काबुल के अंदर। तो इनके जो सपोर्टिव थे, इनके जो सपोर्टर्स, उन्होंने बोला यार इनकी जो फेमस प्लेस है इनको वहीं गाड़ना चाहिए। तो यहाँ फिर से खोदा गया, इनको निकाला गया। अब जो बचाव निकाला होगा, निकाला गया, गाड़ दिया, वापस गाड़ा के काबुल में गाड़ दिया, ठीक है। इतिहास के पन्नों के इकलौते से इंसान जिनकी कब्र दो जगह है, पहली आगरा में, देन निकाल के कहाँ गाड़ दिया, काबुल के अंदर, इतना ठीक है। और फाइनली ये जा चुके हैं आपके, इतना ठीक। इसको एंड करो, चाहो तो कॉपी कर लो एक बार। अभी सिर्फ बाबर की बात हुई है, आगे एंट्री होगी इनके एक सबसे बड़े बेटे की। बड़ा क्यों बोल रहा हूं मैं बेटा, ये बाबर है, ठीक है। इनके बहुत बेटे होते, याद है ना अच्छे से, हाँ। तो बाबर का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था हुमायूं, ठीक है, हुमायूं।
ये था आपका 1940, सॉरी ये था आपका 1930 से लेकर 1940 तक, इतना ठीक है। हुमायूं से बड़ा बेटा था आपका, ठीक है। इसने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। प्लस अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि भैया जब ये था ना शासन के अंदर आपका, तो 40 के अंदर एक बैटल हुई। वो बैटल आपकी हुई शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। और उस बैटल के अंदर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। मैंने ये नहीं कहा मार दिया, क्या करा है, हरा दिया है। मारा इसलिए नहीं गया क्योंकि भाग गया था वहां से, डरपोक था साला ये, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, वहां चले गया। अब बोलोगे भैया जब ये शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया तो क्या ये आने वाला है? जी हाँ, सही समझे आप, यही आने वाला है। तो मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर 19 क्यों लिख रहा हूं यार मैं, ये आएगा आपका 19 नहीं आएगा, ठीक है भैया ना, थोड़ा समझ जाओ। ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है 1500, ठीक है, ये लिखा है 1500, 1530 से लेकर 1540 तक, अभी ठीक है। चलिए आते हैं वापस सवाल के ऊपर हमारे। हाँ, तो 1540 सॉरी 1540 से लेकर 1555 तक ये पूरे 15 साल मुगल साम्राज्य यहां से हट जाता है। और बीच में कौन आता है? बीच में आते हैं SSS, शेर शाह सूरी, ये एंट्री लेते हैं। और ये वही इंसान है जिन्होंने एक बड़ी फेमस रोड बनाई है, ग्रेट ट्रंक रोड, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि हु वॉज बिल्ट द ग्रेट ट्रंक रोड, तो बोलोगे आप शेर शाह सूरी ने बनाई है। लेकिन प्लस में इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुमायूं को हराने का बदला ये झेल नहीं पाया, कौन? इसका बेटा। तो 5 नवंबर 1956 के अंदर, ठीक है, अकबर की एंट्री हो गई। और अकबर और इसी का लीडर था आपका वर्सेस हेमू के बीच दूसरा महायुद्ध हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इतना ठीक है। और इस बैटल के अंदर जीता कौन? अकबर ने हुमायूं को हरा दिया, मार दिया बोलो अपने हिसाब से, और वापस से पूरे मुगल साम्राज्य को मैदान में लेके आ गया। कौन? अकबर। मतलब भैया बात ऐसी है कि अभी तक अपन मुगल साम्राज्य के 3 लोगों की बात कर चुके हैं। पहला बाबर जिसने साम्राज्य को एस्टेब्लिश करा, सेकंड थे आपके हुमायूं उनके बड़े बेटे, थर्ड थे आपके अकबर जिन्होंने सेकंड बैटल में हेमू को हरा के कौन किसको ले आए थे? वापस से मुगल साम्राज्य को ले आए थे। इतना ठीक है। अब जरा बात करते हैं किसके बारे में? अकबर के बारे में। भैया अकबर इतना फेमस क्यों है? बेटा ये वही अकबर है जिसपे बनी है एक बड़ी शानदार मूवी जिसके रोल करा है आपका ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने करा है। ठीक, चलिए अकबर की बात करते हैं। तो अकबर की भी एक बायोग्राफी है, दैट इज कॉल्ड अकबरनामा। अकबरनामा, पहले ही बोल रहा हूं, अकबरनामा बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। खुद ने नहीं लिखी, किसी और से लिखवाई है इसमें, ठीक है। अकबर की खास बात यह है कि इसके 9 रत्न थे, जिसको बड़ा फेमस मानते हैं, नवरत्न। नवरत्न, अब सारे नाम नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ फेमस बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। मैं इसमें जो फर्स्ट थे आपके वो थे राजा बीरबल। क्या नाम था उनका? राजा बीरबल, ठीक है। बेटा यही वो इंसान हैं जो आपके है तो हिंदू, ठीक है, बट इन्होंने एक धर्म अपनाया था, मुस्लिम धर्म, जिसमें दीन ए इलाही धर्म अपनाया था इन्होंने, ठीक है। और राजा बीरबल का जो रियल नाम है वो था आपका महेश दास, ठीक। एग्जाम में राइटली पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज द ओरिजिनल या रियल नेम ऑफ राजा बीरबल, तो बोलोगे आप महेश दास। बड़े फेमस इंसान, जब जब गाते थे ना बेटा तब आती थी बारिश, ठीक है, तानसेन। इनका जो रियल नाम था वो था रामतनु पांडे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट थे, जैसे राजा मानसिंह हो जाएंगे, फेजी आते हैं इसके अंदर, हम एक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपके, अब्दुल रहीम खाने खाना, वो भी क्या है, इन्हीं के पार्ट हैं आपके। मुल्ला दो प्याजा, ऐसे 9 नवरत्न हैं इनके जो बड़े फेमस हैं आपके, ठीक। चलिए एंड करते हैं इसको जरा। एंड लास्ट फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है और ये चले जाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जहांगीर हो चुका है, शाहजहां हो चुका है आपका, अच्छा बचा है अभी, कोई बात नहीं, चलिए इसको रफ करते हैं यहाँ से। मतलब अभी तक हमारे जो एंट्री हो गई वो 3 की हो चुकी है। पहला हो गया है बाबर, सेकंड हो गया है आपका हुमायूं, एंड थर्ड आपका हो चुका है कौन? अकबर, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अकबर के ही जो बेटे हैं आपके वो हैं आपके जहांगीर, ठीक। ये जहांगीर वही हैं, जहांगीर के ऊपर थे, ठीक है, जहांगीर आएंगे। इसके बाद जो आपके आने वाले हैं वो आएंगे आपके शाहजहां। देन जो लास्ट तक आते हैं वो आते हैं औरंगजेब, ठीक है। तो बेटा अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो पाता है तो प्लीज इस ऑर्डर को ध्यान दीजिए अच्छे से। पहले बाबर उनके बेटे, हुमायूं उनके बेटे, अकबर उनके बेटे, जहांगीर उनके बेटे, शाहजहां उनके बेटे, औरंगजेब। जहांगीर ने खुद की लिखी है आपकी ऑटोबायोग्राफी, नाम है उसका जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, इतना ठीक है। शाहजहां बड़े फेमस इंसान है, याद करोगे आप, इसका इन्होंने शादी करी थी मुमताज से, ठीक है। और इनकी याद में
इनका प्यार इतना अमर था बेटा कि इन्होंने एक बहुत वंडर ऑफ वर्ल्ड बना दिया, ताजमहल। अच्छा, ताजमहल की पता है बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बट एक बात मुझे याद आ रही है कि बहुत से लोगों को अब तक ये लगता है कि ताजमहल बनाने के बाद वो 20,000 मजदूरों का हाथ काट दिया था। किसने? शाहजहां ने। बट ये बात झूठी है बेटा। सच्चाई तो ये है कि उस 20,000 मजदूरों के काम से शाहजहां इतना खुश हुआ था कि उन सबको उन्होंने इतना पैसा दिया कि उनको पूरे जीवन के अंदर दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस लोग क्या बोलते हैं, उन्हें काम नहीं करा मतलब क्या, उनके हाथ खड़े होंगे? तो ये एक ना अंधविश्वास की बात चलती है ना, जैसे मिथ ओनली। ठीक, सच्चाई ये है कि उनको इतना दिया पैसा कि काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहजहां वही है जिन्होंने हमारा बनाया क्या, इन्होंने बनाया है आपका लाल किला, जो रेड फोर्ट दिल्ली में आता है जो आपका, ठीक है, इन्होंने बनाया है वो आपका। औरंगजेब लास्ट 1707 तक, ये आपके लास्ट मुगल एम्परर थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है इनके बारे में, तो पहले कौन थे? बाबर, एंड कौन थे? औरंगजेब। टाइम क्या है? 1707 के अंदर, इतना ठीक। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, पहली बैटल कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुई थी। सेकंड कब हुई थी भैया? 5 नवंबर 1556 के अंदर हुई थी आपकी। इतना ठीक है, ये आपकी सारी बात हो गई किसके बारे में? मुगल एम्परर्स के बारे में। तो भैया आंसर क्या है इसका? आंसर तो इसका ये था बाबर और जहांगीर। बात शाहजहां की हो गई, बात हुमायूं की हो गई, बात जहांगीर की भी हो चुकी है अभी, ठीक है। अच्छा, एक बात हम भूल गए यहाँ पर भैया, एक इंसान का जिक्र नहीं किया आपने, अनारकली नाम सुना है आपने सबने? जी हाँ, सबने सुना होगा पक्का। ठीक है, जहांगीर के दरबार के अंदर, जहांगीर मतलब वही सलीम, ठीक है, उसके दरबार के अंदर अनारकली एक लड़की थी नाचने वाली। बट सच्चाई तो बेटा ये है कि अनारकली का रियल में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उनकी पत्नी है हरका बाई, हरका बाई का ही नाम था अनारकली। ठीक है ना, तो आपको लग रहा होगा भैया क्या बोल दिया आपने, बट सच्चाई यही है, अनारकली नामक कोई भी चीज नहीं थी। असली जो कहानी है वो है हरका बाई, जो कि जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। इतना ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जिसका नाम विच वन इज द इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स टर्म्स। अरे भैया कहाँ हिस्ट्री पे थे, कहाँ इकोनॉमिक्स पे ले आए? जी हाँ बेटा, यही है वो। ठीक है, चलिए देखिए। तो आरआर क्या है? रेपो रेट। आरआर क्या है? रिजर्व रेपो रेट। सीआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ऐसा क्या? स्टडी लेवल रेशियो। हमको बताना ये है यहाँ पर इन सब में से भैया गलत क्या है, ये बोला ना शायद, हाँ जी गलत क्या है। देखिए आंसर की बात करें, आंसर इसका ये है, बट हमको आंसर से मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है सवाल के ऑप्शन से। चलिए, तो रेपो रेट का मतलब बेटा ये होता है कि जिसके अंदर, रेपो रेट का मतलब होता है जिसके अंदर बैंक को मिलता है लोन, किससे? आरबीआई से, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। हमारे इंडिया के अंदर हमारे आरबीआई सबसे सुप्रीम बैंक होता है, आपको पता हो अच्छे से बात तो, ठीक है। आरबीआई आपका द बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं आरबीआई को। कब बना है आपका ये बना है आपका 1935 के अंदर। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, 1935 के अंदर हमारा देश आजादी नहीं हुआ था? जी हाँ सच है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर से हमने लिया है आरबीआई, ठीक। उसको हमने नेशनलाइज करा है कब? 1 जनवरी 1949 के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ आरबीआई के रूप में करा है। इतना ठीक है। तो वहां के जो आरबीआई रहता है आपका इंटरेस्ट, जो आरबीआई आपका देता है लोन किसको? बैंक को, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अगर बैंक देती है लोन किसको? आरबीआई को, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अभी ठीक है, पक्का? पता है आपको ऐसा करते क्यों है बार बार? ये सारे काम होते हैं इन दो चीज को रोकने के लिए, पहला महंगाई और दूसरा मंदी, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इसका मतलब होता है जब चीजें वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे भैया इस रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से कैसे महंगाई कंट्रोल होती है? चलिए देखते जरा, इधर आइए। मैंने बोला मान लो बैंक की बात करते हैं, है ना, मुझे बनाना है घर, मुझे चाहिए लोन बैंक के अंदर। अब मान लो कि पूरे मार्केट में जो पैसा है वो इतना आ चुका है कि भैया पैसे की वैल्यू डूब चुकी है पूरी, ठीक है, ये हालत मांगी। तो लोग क्या बोलेंगे? काम करते हैं, मतलब हम जाते हैं बैंक के पास, लोन लेते हैं और खरीदते हैं पैसा अपने हिसाब से। सरकार ये करती है, सरकार बोलती है बैंक को एक काम करो कि तुम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। वो क्यों बढ़ाएगी फालतू बैंक? वो इसलिए बढ़ाएगी बेटा, जब इन्होंने इसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो वो भी क्या कर देगी? इंटरेस्ट बढ़ा देगी। जब बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग लोन क्या करेंगे? लोन बहुत कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो पैसा मार्केट में कम फ्लो होगा। जब पैसा कम फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये करता है बैंक आपका। जब सेम करना है इसको कम करने के लिए तो हम अपोजिट काम करते हैं। ये इंटरेस्ट कम करती है, ये भी इंटरेस्ट कम करता है, और बैंक दबा के पैसा बांटता है किसके अंदर? मार्केट के अंदर। मतलब तुम लोन लो मुझसे, अरे 2% पे लो, अरे 4% पे लो, अपने हिसाब से लोग पैसा लेते हैं, मार्केट में पैसा फ्लो करवाते हैं और लोग अपना काम करते हैं, जिससे क्या होगा? डिफ्लेशन वाली जो स्थिति बनी हुई है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इतना ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ ना पैसा फ्लो होता रहता है अपने हिसाब से। अच्छा ये क्या है? CRR भैया, देखिए CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये है कि ना बैंक कभी भी अपने पास, मान लो अगर 100 रुपए बैंक के पास, तो बैंक कभी भी 100 रुपए नहीं बांटती। बैंक हमेशा 100 रुपए का 70% बांटती है सिर्फ। अब 30 का क्या होगा?
30 रखती है वो हमेशा सेविंग के अंदर, कि फ्यूचर में अगर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई एफडी थोड़ा ले आएगा, कुछ ऐसा काम हो जाएगा जहाँ इमरजेंसी वगैरह आ गई, तो उस 30 रुपये को क्या करती है वो बैंक चलाती है। बेटा 100 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ करोड़ों रुपए की। इट्स ओनली एग्जाम्पल के 100 रुपये हैं, 70 बांट दिए लोन की फॉर्म में, 30 रखे सेविंग की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। अब उसी अगर मैंने कैश रखा है दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। अब उसी पूरे 100 रुपये का कुछ परसेंटेज रखती है बैंक लिक्विडिटी की फॉर्म में। इसका जो सही आंसर है वो आएगा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। इतना ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी है आपकी, इसके फॉर्म में रखती है जब बैंक पैसा, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब गोल्ड ज्वेलरीज की फॉर्म रखती है, इसको बोलते हैं एसएलआर। आई होप इतना ठीक होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो इकोनॉमी जनरली हमारे जो देश में है, वर्ल्ड में सॉरी है, जो 3 टाइप की होती हैं, ठीक। देखिए तो पहली इकोनॉमी जो होती है आपकी वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एंड लास्ट जो होती है आपकी वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब किस बात का मतलब ये है कि भैया जिस देश के अंदर जो रूल करती इकोनॉमी वो करती है प्राइवेट, मतलब जिस देश का उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, सिर्फ किसी की भलाई नहीं करना, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एग्जांपल क्या है आपका अमेरिका, जिसके अंदर सारे के सारे प्राइवेट कंपनी ज्यादा काम करती हैं। सेकंड एग्जांपल है, नाम क्या है इसका, सोशलिस्ट, जहां पर पब्लिक वेलफेयर की बातें होती हैं, जहां पर हम समाज की बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल इकोनॉमी। और जहां पर हम दोनों को मिक्स बातें करते हैं वो होता है आपका मिक्स इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका रशिया, इसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया। इतना ठीक, पक्का। एक बात और, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बताएगा मुझे एक बार कोई? 2 नाम आते हैं सामने हमेशा, एक आता है नाम एडम स्मिथ, एक आता है कार्ल मार्क्स। दोनों ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे अपने आप में। जब बोलोगे आप द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो नाम आएगा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स कौन थे भाई? कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। भैया सवाल अब तो लिया है फिजिक्स का, जी हाँ बच्चों ये फिजिक्स है। देखिए तो जनरेटर ये वही है जो हम शादी में यूज करते हैं। हमारी बारात के अंदर पीछे पीछे एक इंसान आता है ऐसे, वो चलता रहता है, वो क्या जनरेटर चलता रहता है ना, ठीक है, जो आवाज करता है ज्यादा बहुत, जिससे लाइट जलती है पूरी, ठीक है, ये वही जनरेटर बेटा। चलिए तो ये कौन से सिद्धांत पे बेस है आपके, किसके? साइंस के, ठीक है। देखो मैंने बोला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सुपर कंडक्टिविटी, थर्ड क्या है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फोर्थ क्या आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आंसर से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सारे ऑप्शन से। आंसर की बात करें, इसका आंसर है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए पहले इसी की बात करते हैं। देखिए तो ना 2 कैटेगरी बेटा, मैंने बोला ये लगी मेरे पास बैटरी, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये सेल मान लो बैटरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेल से ये जो मेरा बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, आपके चेहरे की तरह, अभी ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस बैटरी के पास, मतलब बैटरी को उसके पास ले जाऊंगा ऐसे, तो क्या ग्लो करेगा? ये ऑब्वियस सी बात है। मतलब बात ऐसी भैया कि इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, इतना ठीक है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है भैया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि करंट बन रहा है किसी सेल की वजह से? नहीं, सिर्फ चेंजेस की वजह से। अब चेंज किसके अंदर? चेंज आपका होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। मैंने बोला एक मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, आसपास क्या होगी इसके? आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, इतने, ये तो बेसिक सी बात होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करने की वजह से क्या बन रहा है आपका? करंट बन रहा है। जब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करता हूं बार बार लगातार, ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है आपका? बनता है करंट। उस फिनोमिना को, उस कंसेप्ट को बोलता हूं मैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कंसेप्ट जिसने दिया है उसका नाम था माइकल फैराडे, ये लिखा है नाम आपका, इतना ठीक। अगर आपको और पढ़ना है इस बारे में, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 EMI, वहां मिलेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्या है भैया? सुपर कंडक्टिविटी। देखिए आपके ना कंडक्शन के हिसाब से आपके 2 टाइप के होते हैं मेटल्स, सॉरी 3 टाइप की चीजें होती हैं। पहला आपका होता है कंडक्टर जो करंट को और हीट को अपने अंदर पास होने देते हैं। सेकंड आपका होता है इंसुलेटर जो अपने अंदर हीट को या फिर करंट को पास होने नहीं देते हैं। एंड लास्ट आपका होता है सेमीकंडक्टर जो अपने अंदर करंट को और हीट को पास होने देते भी हैं और नहीं भी देते हैं आपका, इतना ठीक है। एंड इसके अलावा चौथा और होता है जो हम देख रहे हैं यहां पर, सुपर कंडक्टर, मतलब जो अपने अंदर से करंट को इतना बढ़िया होने देते हैं पास कि भैया अलग ही लेवल है उसका। अरे मतलब बात ऐसी है कि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो करंट की रुकावट है वो क्या हो गई है? 0 हो चुकी है। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हर एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, बट ऐसे एलिमेंट जो सुपर कंडक्टिविटी फॉलो करते हैं वो कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, मर्क्यूरी है, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है इतना। अच्छा कंडक्टर एग्जांपल, अरे भैया तुम खुद क्या हो? एक कंडक्टर हो। भैया मैं भी क्या हूं? एक कंडक्टर हूं। लोहा सब चीज क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है? रबर, लकड़ी, जो भी ले आओ आप जिसमें करंट पास ना हो। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होंगे? जर्मनी, जर्मनी रे, जर्मेनियम बोला मैंने, तुम क्या सुन के बैठे हो बेटा? जर्मेनियम, क्या बोला मैंने? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या है? सिलिकॉन। ठीक है, ये वही सिलिकॉन है बेटा जिससे आपके घर के ऊपर आपने कभी देखा होगा तो आपने जो सोलर पैनल लगाते हैं ना, उस सोलर पैनल के अंदर जो चिप्स काम आती है, जो एक स्लाइड जो बनती है आपकी, वो किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। इतना ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू के ऊपर, जो कि नाम क्या है? द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए बेटा, क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ये उसमें आता है आपको। थर्मोडायनेमिक्स एक हीट की, एनर्जी की ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ ये बोलती है कि भैया मेरे हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी ना तो बनती है ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है। इतना ठीक है। अरे मतलब जितनी एनर्जी आई है उतनी ही रहेगी हमेशा। अब बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो? मैंने खाना खाया, मैंने एनर्जी ले ली अपने हिसाब से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या हो रही है? मेरी एनर्जी क्या होती है? डाउन होती नहीं होती है? अरे अगर आप अलग लेवल पे हो तो अलग बात है, ठीक है, इंसान की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपसे, है ना। तो अगर एनर्जी डाउन होती नहीं होती है? होती है भैया। मतलब एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उन्होंने ये बोला कि भैया आप सही कह रहे हो, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। मैंने आपसे ये बोला एनर्जी अपना फॉर्म को कन्वर्ट करती है, मतलब एनर्जी अपने रूप को कन्वर्ट करती है डिफरेंट फॉर्म के अंदर। कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। कैसे भैया? मैंने बोला मैंने खाना खाया इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है, तो मेरी एनर्जी जो खाने से मिली वो कन्वर्ट हो रही है साउंड के लेवल पे। अभी ठीक, चलिए और बात एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, मैं रनिंग कर रहा हूं, कैसे हो रही है? फिजिकल से हो रही है। अरे भैया मैंने पैसा दिया, बिल की जो मेरा जो लाइट का बिल है वो चार्ज करा मैंने, क्या हो रहा है? लाइट आ रही है ऊपर से, तो ये क्या हो रहा है? इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। मतलब एनर्जी की बहुत फॉर्म होते हैं बेटा, लाइट एनर्जी होती है, साउंड होती है, डिफरेंट टाइप एनर्जी होती है, बट कभी भी एनर्जी जितनी भी होती है उतनी ही रहेगी हमेशा। अपना फॉर्म चेंज करती है बट कभी एनर्जी ना तो बनती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। ये लॉ को बोलते हैं अपन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है इतना, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बचे हमारे न्यूटन भैया। अरे भाई इस महापुरुष का नाम जिसने नहीं सुना उसने क्या पढ़ी फिजिक्स यार। ठीक है, ये वही महापुरुष है जो मस्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, बट जैसे उसको याद आया कि यार मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ, उतने में क्या हुआ, ऊपर से एक सेब उसके सर पे गिर गया। जब सेब सर पे गिरा तो बस यहां से बने आपके बहुत सारे फिनोमिना। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा ऐसे बहुत क्या बने हैं, बने फिनोमिना बहुत सारे। कुछ बच्चे बोलते भैया इसके सर पे पत्थर क्यों नहीं गिरा? तो बेटा अगर पत्थर नहीं गिरता तो बस फिर कोई और होता इसकी जगह पे, लेकिन फिजिक्स और साइंस तो हमेशा रहता अपनी जगह पे। चलिए इसकी बात तो होगी बहुत सारी, अब इनकी बात कर लेते हैं जरा। ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है देखिए। तो न्यूटन ने अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज़ जो दी है वो दी है ये चीज़। अरे यार ये फिर से क्यों आ गया होगा, चलिए हटाओ यार। वो ये दी है, इन्होंने 3 लॉज दिए हैं अपने। लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं उसको अपन, ठीक। मोशन जैसे कैसे, मैंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। भैया ये क्या खास बात है इसके अंदर? इसमें खास बात ये है कि ये बोलता है कि भैया मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्थिति में होता है, अगर वो रेस्ट पे हो या अगर वो मोशन पे हो, जिस भी स्टेट में वो होता है वो उसी पे रहेगा जब तक उस पर बाहर से उंगली ना करो। अरे उंगली मतलब जब तक बाहर से उस पर आप फोर्स ना लगाओ, इतना ठीक है। अरे मतलब ये एक मेरे पास अरे यार ये लो यार, दिख रहा है ये क्या है? ये पेन रखा हुआ है, रखा रहेगा ये, रखा रहेगा ये, जब तक इसको मैं ऐसे मूव ना करूं, इतना ठीक है। मतलब इसको हिलाने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए क्या करा है मैंने? इस पे हाथ लगाया, इस पर उंगली करी, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है हाँ, तो ये जो आपका चीज है ना, इसको बोलते हैं अपन रेस्ट पे रहना या फिर मोशन में रहना। अरे मतलब जिस भी स्टेट में रहना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये बोलता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए। सेकंड क्या बोलता है भैया? सेकंड बोलता है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे मतलब इतना क्या टफ बता रहे हो भैया, आसान भाषा में बोलो जरा यार। चलिए आसान भाषा की बात करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट पे का कुछ मास लिया आपने, उस ऑब्जेक्ट को आपने प्रॉपर स्पीड से, वेलोसिटी से, प्रॉपर एक्सेलरेशन से मूव करवाया अगर आपने, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है आपका वो होगा बराबर किसके? हमेशा मोमेंटम के,
किसके बराबर? मोमेंटम के। भाई मोमेंटम क्या होता है बेटा? अभी इतना डीप में मत जाओ, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे वहां पर मोमेंटम क्या होता है। अभी ठीक है इतना, बस ये ध्यान दो फिलहाल तो अभी कि फर्स्ट लॉ इट डिपेंड ऑन द इनर्शिया बेसिस, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मोशन में था, वो उसी में रहेगा, इतना ठीक। सेकंड बोलता है कोई ऑब्जेक्ट पे अगर मास है और एक्सेलरेशन है तो प्रॉपर एक मोमेंटम से मूव करेगा वो। एंड थर्ड तो बहुत बढ़िया लॉ है भैया, ये वही लॉ है जब मम्मी मारती है आपको गाल पे झापट, ठीक है, तब आपको दर्द होता है, प्लस आपकी मम्मी को हाथ पे क्या होता है? दर्द होता है। तो जो मम्मी को दर्द हुआ वो क्या है? रिएक्शन है। आपको मारा वो क्या है? एक्शन है। अरे मतलब हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है आपका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इतना ठीक है। तो यहां का लेक्चर हम आज एंड करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो और बहुत सारे और भी हैं, बट मैंने पहले ही कहा था आपको जीके का अंत नहीं है बेटा, इट इज अनंत, ठीक है। तो अगर हम पढ़ने जाएंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा हमको। तो हम ऐसी वीडियोस लगातार लेके आते रहेंगे जिसके अंदर हम हमारे आगे स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में सबके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन के साथ हम ऐसे ही खेलने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड एनी डाउट्स फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। और अगर आपने मेरे 12th फिजिक्स की सीरीज नहीं देखी हो तो प्लीज ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए, वो सीरीज देखिए, आपके 12th बोर्ड में वो बहुत हेल्प करने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।